बेटा आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूप परिवर्तन में किसी सेंटेंस को असर्टिव से इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव से असर्टिव में कैसे बदलते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है एक साधारण वाक्य, और साधारण वाक्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस हमारा कोई अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, यानी किसी सेंटेंस में नॉट आ जाए, नेबर आ जाए या नो आ जाए तो ऐसा सेंटेंस हमारा निगेटिव कहलाएगा। लेकिन निगेटिव सेंटेंस भी असर्टिव का एक टाइप है, और अगर किसी सेंटेंस में नॉट या नो या नेबर शब्द का इस्तेमाल ना हो तो ऐसा सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य होता है, और ये भी एक असर्टिव का टाइप माना जाएगा। यानी असर्टिव सेंटेंस टू टाइप के हो गए, दो प्रकार के हो गए, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अब जरा ये समझिए प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। तो इंटरोगेटिव कैसा वाक्य होता है? जिस वाक्य से कोई बात पूछी जाए यानी कोई प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब हमको ये देखना है कि किसी असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव को असर्टिव में आपस में चेंज करना यानी इंटरचेंज करना। मैंने लिखा है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो ऐसा आपस में इनको बदल करके भी ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूप परिवर्तन किया जा सकता है। मीन्स एक सेंटेंस असर्टिव होगा, उसको बदल के हम इंटरोगेटिव बनाएंगे या इंटरोगेटिव को असर्टिव में बदलेंगे, लेकिन दोनों सेंटेंस का रूप तो बदल जाएगा लेकिन भाव या सेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ बातें बेसिक हैं, मैं आपको एक एक बात बारी बारी से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहली बात यह है कि असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट यानी कर्ता से स्टार्ट होता है, ठीक है। जब हम उस असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदलते हैं तो जो कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उस हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले ले आएंगे। यानी असर्टिव को इंटरोगेटिव में बदलते समय पहला काम क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब जो कर्ता के बाद में लगी होती है उसे कर्ता से पहले ले आना है, ठीक। ऐसा प्रश्नवाचक वाक्यों में किया ही जाता है। दूसरा काम क्या है कि अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव में बनेगा, और अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में होगा तो इंटरोगेटिव सदैव अफर्मेटिव में बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉट के मामले में एक दूसरे से उल्टे रहेंगे। अब आप कहोगे सर किसी में नो लगा है तो क्या करेंगे? तो अगर किसी सेंटेंस में नो आ जाए तो उसका उल्टा एनी होता है, एनी का उल्टा नो कर देंगे। किसी सेंटेंस में नॉट लगा है तो हटा देंगे, हटा है तो लगा देंगे, ठीक। तीसरी चीज, अगर नेबर आ जाए तो नेबर का उल्टा हमेशा एवर करिए, एवर का उल्टा नेवर करिए। इसका मतलब क्या है जरा समझिए कि किसी सेंटेंस में नॉट आ जाता है तो इस नॉट को हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने बता दिया, उत्क्रमणीय चिन्ह बोलते हैं इसको, रिवर्सिबल साइन। यानी नॉट किसी में लगा हुआ है, अगर असर्टिव में मान लीजिए नॉट लगा है तो मैं उसका इंटरोगेटिव करूंगा तो इस नॉट को क्या कर दूंगा? हटेगा, यानी नॉट को हम हटा देंगे, ठीक है। और अगर कहीं नो लिखा हुआ है तो नो वाले को हम बदल के क्या कर देंगे? एनी कर देंगे, ठीक है। और अगर नेवर लिखा हुआ है तो नेवर को बदल के हम लोग एवर कर दिया करेंगे, ठीक। इतनी बात। आपको कि सर नॉट है तो हटा देंगे, लेकिन नॉट लगेगा कहाँ? जिस सेंटेंस में हटा हुआ है। मीन्स नॉट या नेवर या नो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और उस सेंटेंस को हमें बदलना है तो जिसमें कुछ भी इन शब्दों में से ना आए, इसका मतलब हमको उसमें नॉट लगाना है, ठीक। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि जो हेल्पिंग वर्ब अंदर लिखी है उसे हमको कहाँ ले जाना? कर्ता से पहले ले जाना है। तीसरी बात समझिए, असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा होता है, चाहे वो अफर्मेटिव वाला हो चाहे वो निगेटिव वाला हो, ठीक। लेकिन जब हम प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वाक्य के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ठीक।
ये 3 बातें ध्यान रखिए। बाकी मैं अभी आपको उदाहरण देके समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूरी वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक क्या बहुत सारे दूंगा, अभी देखते चलिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ क्या कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया टैगोर वाज अ ग्रेट पोइट। अब मुझे ये बताइए ये सेंटेंस असर्टिव है या इंटरोगेटिव। तो देखो भैया, कर्ता से शुरू है, टैगोर, कौन टैगोर, वही रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं। टैगोर वाज, वो थे, अ ग्रेट माने महान, पोइट मीन्स कवि, यानी टैगोर एक महान कवि थे। फुल स्टॉप लगा हुआ है, बाकी कर्ता से शुरू है, असर्टिव है ना। अब असर्टिव में भी कौन सा है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, जरा देख लेते हैं। तो यहाँ कहीं भी पूरे सेंटेंस में नॉट या नो या नेवर आया है क्या, नहीं आया, देख लो, कहीं नहीं आया। इसका मतलब असर्टिव का अफर्मेटिव टाइप है। अब मुझे इसका प्रश्नवाचक बनाना है, तो मैंने 3 बातें बताई। अगर ऊपर नॉट नो नेवर नहीं आया है, इसका मतलब मुझे नॉट लगाना है, यानी इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हमको नॉट लगाना पड़ेगा। दूसरा, अंदर आई हुई हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले ले जाएंगे। तीसरा काम है वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी ये लगी हुई है। हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, इज है, आर है, एम है, या वाज है, या वर है, या कैन है, मे है, विल है, सेल है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो इस वाज को बेटा इस कर्ता यानी सब्जेक्ट से कहाँ ले जाना है, पहले ले जाना है। तो मैं कहूँगा कि ये वाज जो है वो सबसे पहले उठ के आ जाएगा, यानी वाज लिख गया। अंदर वाले वाज को मैंने इस कर्ता से पहले लिख लिया, यानी स्टार्टिंग में लिख लिया सेंटेंस के। अब जब हमारा वाज यहाँ उठ के आ गया तो ये लिख गया। अब कौन बचा अंदर, टैगोर। ठीक, ऊपर के सेंटेंस में कहीं भी नॉट नो नेवर नहीं है, तो इसका मतलब मुझे नॉट लगाना है। तो मैं क्या कर दूंगा, नॉट अ ग्रेट पोइट। अब बताइए क्वेश्चन मार्क लगेगा या फुल स्टॉप लगेगा। मैं भाई प्रश्नवाचक बना रहा हूं, इसका मतलब मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक, दोनों का जरा अर्थ देखो। टैगोर वाज अ ग्रेट पोइट, टैगोर एक महान कवि थे। यहाँ कह रहे वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोइट, क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे। जब टैगोर एक महान कवि नहीं थे ऐसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब टैगोर एक अच्छे या महान कवि थे। तो दोनों सेंटेंस का भाव सेम निकल रहा है, लेकिन दोनों सेंटेंस का रूप बदल गया। इसका मतलब इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस हो चुका है। दूसरा सेंटेंस देखिए, सी इज कुकिंग, कुछ भी लिख लो, मान लीजिए मैंने इतना ही छोड़ दिया, चलो। सी इज कुकिंग, सी इज वो है, कुकिंग मीन्स खाना बना रही या पका रही, यानी वो खाना बना रही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कुक माने खाना बनाना होता है, कुक के संग में फूड लगाना कोई जरूरी नहीं होता है। अब मैं इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव करूंगा, तो जो हेल्पिंग वर्ब अंदर आई वो बेटा कहाँ चली जाएगी, बाहर, यानी कर्ता से पहले। जब इस इज को हम बाहर लाएंगे, तो जैसे हम वाज को बाहर लाए तो डब्लू मैंने कैसा बना दिया, कैपिटल। ऐसे ही इज को बाहर लाएंगे तो आई कैसी हो जाएगी, कैपिटल, क्योंकि सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा बड़ा बनता है, कैपिटल बनता है। तो इज ये हो गया। अब ये जो सी है वो कहाँ चली गई, अंदर। ऊपर के सेंटेंस में कहीं नॉट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब मुझे नॉट लगाना है। कुकिंग ऐसे ही रहेगा और अंत में क्या कर दूंगा, क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में। सी इज कुकिंग, वो खाना बना रही है या वो पका रही है। इज सी नॉट कुकिंग, क्या वो बना नहीं रही है या क्या वो नहीं बना रही है। तो नहीं बना रही है ऐसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब बना ही रही होगी। तीसरा देखो, सी हेल्प्स माई ब्रदर। ठीक, ऐसे लिख दिया।
सी हेल्प्स माई ब्रदर, वो क्या करती है, वह हेल्प्स मीन्स सहायता करती, मदद करती, माई ब्रदर मेरे भाई की, वह मेरे भाई की मदद करती है। अब यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सेंटेंस जो मेरा है एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में एस यस लगा, इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हुआ या नहीं हुआ। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या डज होती है। एक वचनकर्ता में डज मानी जाएगी, बहुवचनकर्ता में डू मानी जाएगी। इसका मतलब मुझे अपने इस सी से पहले यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी निकाल के रखनी है, डज। ठीक, तो डज सी। अब ऊपर के सेंटेंस में ना तो नॉट है, ना नो है, ना नेवर है, फिर से वही कहानी, यानी कि हमको नॉट लगाना है। अब मैंने जब इधर डज लिख लिया तो डज के संग में क्या करूंगा, केवल फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा, हेल्प लिख दूंगा। तो डज सी नॉट हेल्प माई ब्रदर। बोलो बात समझ में आ गई, और क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मैं यहां पर कुछ आपको और उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि ये तो मैंने नॉट और नॉट हटने वाले बिना कुछ लगा हुआ असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव का निगेटिव कर दिया, यानी असर्टिव को मैंने इंटरोगेटिव में बदला, लेकिन सारे असर्टिव कैसे थे, अफर्मेटिव वाले। अब मैं एक दो निगेटिव भी ले लूंगा, एक दो नो वाला उदाहरण लूंगा, एक दो नेवर वाला उदाहरण लूंगा। अभी मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूं। ठीक, देखिए जरा। हमारा अगला जो सेंटेंस है, अगला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, वो है एवरीबडी लाइक्स टू बीकम ग्रेट। एवरीबडी मीन्स हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति, लाइक्स मीन्स पसंद करता है, टू बीकम माने होना या बनना, ग्रेट मीन्स महान। हर कोई महान बनना चाहता है या महान होना चाहता है, ऐसी हर किसी की इच्छा होती है। हर कोई या प्रत्येक व्यक्ति, लाइक्स माने पसंद करता है या चाहता है क्या, तो बीकम माने होना या बनना, ग्रेट मीन्स महान। हर कोई या प्रत्येक व्यक्ति महान बनना या होना चाहता है, ऐसा अर्थ निकल रहा है। मैं क्या करूँगा, एवरीबडी हमारा करता है, सब्जेक्ट है, अंदर चला जाएगा एवरीबडी। अब मुझे बताओ फिर से वही बात, एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति, प्रत्येक, प्रत्येक में प्रति प्लस एक है ना, इस तरीके से इसका मतलब ये सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर एस यस लगाया जाता है। तो भाई जब कर्ता हमारा एक वचन हो गया, उसमें क्रिया में एस या यस लगा हुआ है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब हमारी डज मानी जाएगी, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। तो डज हमारा यहाँ आ गया। ऊपर कहीं नॉट नहीं लगा है तो हमको नॉट लगाना है, नॉट, तो डज एवरीबडी नॉट। अब लाइक को क्या कर दूं, लाइक टू बीकम ग्रेट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। जरा अर्थ देखो, एवरीबडी लाइक्स हर कोई पसंद करता है, हर किसी की इच्छा है, टू बीकम ग्रेट महान होने की, हर कोई महान होना चाहता है। कह रहे डज एवरीबडी नॉट लाइक, क्या हर कोई नहीं चाहता है टू बीकम ग्रेट महान होना। तो ऊपर वाले सेंटेंस में कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति महान बनना चाहता है, और यहाँ कह रहे हैं क्या प्रत्येक व्यक्ति महान बनना नहीं चाहता है, इसका मतलब चाहता है। ठीक, ये हमारा सेंटेंस नंबर या एग्जाम्पल नंबर 3 था। अगला एग्जाम्पल, इट इज नो गुड टू इंसल्ट द पुअर। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, इट इज, ये है, नो गुड, गुड माने अच्छा, और नो गुड मीन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है टू इंसल्ट द पुअर, किसी गरीब की सहायता, मतलब इसकी गरीब की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, यानी किसी गरीब की बेइज्जती करना। या वैसे तो द पुअर मीन्स गरीब, पूरा गरीब समुदाय होता है, गरीब समाज पूरा, यानी कि द पुअर प्लूरल माना जाता है, बहुवचन। इसका मतलब निकलेगा ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गरीबों की इंसल्ट करना।
ठीक, गरीबों की इंसल्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं क्या करूँगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको कहाँ ले जाऊँगा, इट से पहले, तो इज कहाँ चला जाएगा, यहाँ, यानी इज। अब इट अंदर जाएगा तो ये आई छोटी बन जाएगी, स्मॉल बन जाएगी, इज इट। नो के बदले मैंने क्या बताया था, एनी, नो के बदले एनी, नो का उल्टा एनी होता है, एनी गुड टू इंसल्ट द पुअर, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा क्योंकि प्रश्नवाचक बन रहा है। तो कह रहे हैं बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं है कि आप किसी गरीब की या गरीबों की इंसल्ट करें, यानी गरीबों की बेइज्जती करना, इंसल्ट करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यहाँ कह रहे हैं इज इट एनी गुड, क्या ये कहीं से कहीं या कोई अच्छी बात है, क्या ये अच्छी बात है टू इंसल्ट द पुअर, किसी गरीब की या गरीबों की इंसल्ट करना, क्या गरीबों की इंसल्ट करना अच्छी बात है, बताइए। तो इसका मतलब बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ठीक, ये इस तरीके से हो गया। अभी मैंने नो वाला एक उदाहरण ले लिया, बहुत सारे वैसे वाले उदाहरण लिए। ठीक, अब मैं आपको नेबर का भी उदाहरण दे दूं। चलो भाई, एक नेबर का लिख रहा हूं, बहुत अच्छा फेमस वाक्य है, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। देयर उनका, ग्लोरी मीन्स यश या प्रसिद्धि या ख्याति, तो उनकी प्रसिद्धि, उनका यश या उनकी ख्याति, कैन नेबर, कैन माने सकता है या सकती है, नेबर मीन्स कभी नहीं। वैसे तो फेड माने मुरझाना होता है, लेकिन यहाँ फेड का मतलब कम होना है, मुरझा जाना यानी कम हो जाना। तो कह रहे हैं उनकी ख्याति या उनकी प्रसिद्धि कैन नेबर फेड, कभी कम नहीं हो सकती है। उनकी प्रसिद्धि, उनकी ख्याति या उनका बोलबाला कभी कम नहीं हो सकता। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे तो देयर ग्लोरी पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा। कैन को क्या कहेंगे, कैन तुम कहाँ चलोगी, बाहर, तो कैन बाहर आ जाएगी, कैन देयर ग्लोरी। अब मुझे इस नेबर का उल्टा लगाना है, तो नेबर का उल्टा भी मैंने क्या बताया था, एवर होता है, तो एवर फेड और क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। इसका मतलब उनकी प्रसिद्धि कभी कम नहीं हो सकती। और करें कैन देयर ग्लोरी, क्या उनकी प्रसिद्धि, एवर माने कभी, फेड माने कम हो सकती है, क्या उनकी प्रसिद्धि कभी कम हो सकती है, इसका मतलब उनकी प्रसिद्धि कभी कम नहीं होगी। इस सेंटेंस को हम वेन से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बनाया जा सकता है, वेन कैन देयर ग्लोरी फेड, ये भी सेंटेंस सेंस के हिसाब से बना सकते हैं। वेन कैन देयर ग्लोरी, वेन माने कब, कैन माने सकती है, देयर ग्लोरी माने उनकी प्रसिद्धि, फेड माने कम होना। उनकी प्रसिद्धि कब कम हो सकती है, इसका मतलब उनकी प्रसिद्धि कभी कम नहीं होगी। उनकी ख्याति कब कम हो सकती है, उनका यश कब कम हो सकता है, इसका मतलब उनका यश कभी कम नहीं होगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर जो एवरीबॉडी वाला सेंटेंस बताया था, इस एवरीबॉडी वाले सेंटेंस को हु बना करके, एवरीबॉडी को की जगह पर हु लगा करके भी बनाया जा सकता है। थोड़ा बता दूं, जैसे ये सेंटेंस था, इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ये तो हमने बनाया ही बनाया है। एक तरीका और भी था, एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट है, तो एवरीबॉडी की जगह हु लगा दो, हु। और जो लाइक्स है इसका जब निगेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, डज नॉट लाइक। क्या बनेगा, लाइक्स का निगेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, डज नॉट लाइक। क्यों, क्योंकि भाई बात प्रेजेंट इंडिफिनिट की है, निगेटिव करेंगे तो डज नॉट हो जाएगा। तो हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, ऐसे भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदल सकते हैं। इसका मतलब क्या निकला, देखना, हर कोई प्रसिद्ध होना चाहता है, कह रहे हैं हु डज नॉट लाइक, कौन नहीं चाहता है टू बिकम ग्रेट, महान बनना।
तो महान बनना कौन नहीं चाहता, इसका मतलब सब चाह रहे हैं। और यहाँ क्या अर्थ निकला, डज एवरीबडी नॉट लाइक, क्या हर कोई नहीं चाहता टू बिकम ग्रेट, महान बनना। तो ऊपर के सेंटेंस का अर्थ था कि हर कोई महान बनना चाहता है, इसका अर्थ निकला महान बनना कौन नहीं चाहता है, और इसका अर्थ निकला क्या हर कोई महान बनना नहीं चाहता। तो इन तीनों सेंटेंसेस का भाव या सेंस एक ही बेटा निकल रहा है। और इस तरीके से हमने देखा कि किसी असर्टिव को इंटरोगेटिव में कैसे बदलते हैं। मैं आपको एक दो और बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिख दिया, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। ही विल नेवर, वो कभी नहीं, ही वह, नेवर मीन्स कभी नहीं, और विल फॉरगेट यानी भूलेगा, माई काइंडनेस मेरी दयालुता, यानी कि मैंने जो दया का भाव दिखाया है उसे वो कभी नहीं भूलेगा। हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव का भी नेवर लगा, इसलिए निगेटिव वाला माना जाएगा। तो असर्टिव का निगेटिव टाइप है, इसका मुझे इंटरोगेटिव करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लाऊंगा, कर्ता से पहले। हेल्पिंग वर्ब ये लगी हुई है, कर्ता से पहले आ जाएगी, ठीक। तो क्या बन जाएगा, विल। अब जो ही अंदर जाएगा तो एच स्मॉल बन जाएगा, ही। नेवर का उल्टा क्या होता है, एवर। फॉरगेट माई काइंडनेस, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा क्योंकि प्रश्नवाचक बना रहे हैं। क्या बने, इसका मतलब निकला कि वह मेरी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। कह रहे विल ही एवर, क्या वो कभी क्या करेगा, फॉरगेट। विल फॉरगेट दोनों का अर्थ जब जुड़ जाएगा तो भूल जाएगा। तो कह रहे क्या वह कभी भूल जाएगा माई काइंडनेस, मेरी दयालुता को। ऊपर वाले सेंटेंस का अर्थ है वह मेरी दयालुता को या मेरे दया के भाव को कभी नहीं भूलेगा, और नीचे वाले में कह रहे हैं क्या वह मेरे दयालुता के भाव को कभी भूल पाएगा, कभी भूल जाएगा, इसका मतलब कभी नहीं भूलेगा, ठीक। अगला मैं आपको, ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 6 था। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और भी दे रहा हूँ, ठीक। मैंने लिख दिया, मान लीजिए नोबडी नोज यू। नोबडी मीन्स कोई भी व्यक्ति नहीं, नोज मीन्स जानता है, यू मीन्स तुम्हें, तुम्हें कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है। सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाना है तो नोज लिखा है, इसका मतलब कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट फिर से मिल गया। डज सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट की डज होती है, तो डज। अब नोबडी को बताओ, नो लिखा हुआ है, नो के उल्टा क्या होता है, एनी। तो नोबडी क्या बन जाएगा बेटा, एनीबडी। और ये जो नोज लिखा था, नो एक वर्ब है, उसमें एस लगा था, तो इधर तो मैं डज लिख चुका, और डज वाले सेंटेंस में नोज लिखूंगा या केवल नो लिखूंगा, तो केवल नो लिखा जाएगा। नो मीन्स जानना, ठीक। और यू क्वेश्चन मार्क, क्या मतलब निकला, नोबडी नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता, और डज एनीबडी नो यू, क्या तुम्हें कोई जानता है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी बना दूं तो भी ठीक हो जाएगा, नोबडी की जगह हु लगा दूं, हु और नोज यू, इसका ऐसे भी अर्थ बदल जाएगा, मतलब इसका सेंटेंस ऐसे भी बदला जा सकता है, नोबडी नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता, और हमने बना दिया हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है, ठीक। तो आप कहोगे सर आपने यहाँ पर कुछ वो नहीं लगाया एनीबडी वगैरह। अगर एनीबडी स्टाइल से बनाना तो ऐसे बनाइए, और अगर सेंस के हिसाब से बनाओ तो ऐसे भी बना दोगे तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की इंटरचेंजिंग को बहुत ही सरलता से समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होंगी।
थैंक यू।